बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ स्टोरेज ऑफ द सैंपल। बेसिकली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पहली स्टेज जो सैम्पलिंग की थी दैट इज़ सैम्पलिंग, उसके हवाले से डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो के अंदर हमने जो स्टेजेस ऑफ एनालिसिस हैं उनके अंदर जो सेकंड स्टेज है दैट इज़ स्टोरेज ऑफ द सैंपल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीन चीज़ों का हम आंसर देंगे कि व्हाट इज़ द स्टोरेज ऑफ सैंपल, ये बेसिकली होती क्या है, देन व्हाई वी डू इट एंड देन फाइनली हाउ वी डू इट। जब हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, चाहे हम कोई भी सैम्पलिंग का प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैच सैम्पलिंग करें, ग्रैब सैम्पलिंग करें, या कॉन्टीन्यूस सैम्पलिंग करें, या हम फिर कंपोजिट सैम्पलिंग करें, इन ईच ऑफ दिस केस जब सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास सैंपल आ जाता है उसका फेट क्या होता है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ एनालिसिस एट द साइट यूजिंग पोर्टेबल टेस्ट किट्स और इनसाइड ऑन साइट लेबॉर्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या है कि हम या तो समटाइम हमारे पास किट्स होती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके फौरी तौर पे साइट के ऊपर ही जैसे सैंपल कलेक्ट किया वैसे ही उसका एनालिसिस कर लेते हैं। सेकंड क्या होता है कि हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर एनालिसिस करने के लिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपने क्या किया, वहाँ पे जो लेबॉर्ट्री मौजूद थी तो वहीं पे क्या कर लिया, उस सैंपल को एनालाइज कर लिया। एक और चीज़ भी हो सकती है, समटाइम जो है ना जो मूवेबल आप कह लें मोबाइल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। तो मोबाइल लेबॉर्ट्रीज़ ख़ासकर पेट्रोलियम के अंदर आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप के ऊपर मुख्तलिफ जो पेट्रोलियम एजेंसी है जैसे PSO है उसकी मोबाइल लैब होती है, वो आती है और वहाँ पे पेट्रोल की क्वालिटी वगैरह वो चेक करते हैं। तो समटाइम आपके पास जो है वो ऑन साइट लेबॉर्ट्रीज़ जो मोबाइल लेबॉर्ट्री है वो भी अवेलेबल होती है। कोई भी आप सोर्स यूज़ करें, अगर आप साइट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसे ऑन साइट एनालिसिस का नाम देते हैं। तो आफ्टर सैम्पलिंग कलेक्शन जो पहला फेट सैंपल का हो सकता है कि आप पोर्टेबल किट्स या ऑन साइट लेबॉर्ट्री को यूज़ करें और साइट के ऊपर उस सैंपल का क्या कर लें, एनालिसिस कर लें। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। स्पेसिफ़िकली जब आप कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉपर जो एनालिटिकल लैब है उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सैंपल ट्रीटमेंट एक प्रोसीजर होता है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग होता है। इसी तरह बहुत सारे एनालिसिस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BOD आपने करनी है तो वो 5 डेज़ का एनालिसिस होता है, तो आप इतनी देर तो साइट के ऊपर नहीं रुक सकते ना। तो उस सूरत के अंदर आपको ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या करना पड़ता है, यू नीड टू ट्रांसपोर्ट द सैंपल अवे फ्रॉम द सैंपलिंग साइट टू द लेबॉर्ट्री फॉर एनालिसिस। तो दूसरा फेट आपके सैंपल का क्या होगा कि इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द साइट और उसको लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन और जब तक आप एनालिसिस नहीं करते उस वक्त तक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और बिफोर दी एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस के टाइम से पहले तक जो वक्त है उसके दौरान आपको उस सैंपल को क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है और उसको लिए उसकी प्रॉपर स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। सो सैंपल हैज़ टू बी स्टोर्ड अनटिल द एनालिसिस कैन बी परफॉर्म। तो ये है पर्पज़, यानी जिसको हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ सैंपल क्या होती है। तो बेसिकली स्टोरेज ऑफ सैंपल रिक्वायर होती है जब हमने सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है और फिर उसको स्टोर करना है बिफोर आप इस काबिल हो जाएं कि उसको एनालाइज कर सकें। सो व्हाई वी डू दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ सैंपल, कि सैंपल की जो इंटेग्रिटी है वो हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं चाहते। क्योंकि जब आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसके अंदर वो कॉन्टीन्यूस हो सकते हैं, कॉन्टीन्यूड हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। सिमिलरली बायोलॉजिकल प्रोसेस जारी रहते हैं। बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी जो कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग है वो वेरी कर सकती है एट द
टाइम ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस और सैम्पलिंग के दरमियान जितना ज़्यादा गैप होगा उतने ही जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, और उतनी ही जो वो एनालाइट जो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं या कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों सूरतों में उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिमिलरली जो बॉटल मटेरियल आप सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सैंपल जो है वो उसके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। It may be adsorbed onto the walls of the sampling bottle, या interfering substance may be leached from the walls of the bottle। अब दोनों सूरतों में आपका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। एड्जॉर्ब का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई सस्पेंडेड मटेरियल है, तो जब आप एनालिसिस कर रहे हैं फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो अगर आपका जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं आपने फॉर एग्जांपल 500 ml सैंपल कलेक्ट किया है, तो उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स या इवन के डिज़ोल्व सॉलिड्स जो हैं उनमें से भी कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि जो वॉल ऑफ सैम्पलिंग बॉटल है उसके ऊपर एड्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो जितनी अमाउंट उनकी एड्जॉर्ब कर जाएगी वो आपकी रीडिंग के अंदर नहीं आएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने सस्पेंडेड सॉलिड एनालाइज किए और बहुत सारे जो सस्पेंडेड सॉलिड थे वो आपकी वॉल्स ऑफ द सैम्पलिंग बॉटल उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो चुके थे, तो डेफिनेटली उनकी जो आप रिज़ल्ट देंगे उसकी एक्चुअल अमाउंट से क्या होगा, लो होगा। दूसरा क्या है, इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस में बी रिलीज्ड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द बॉटल। तो बॉटल जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ से बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके सैंपल के अंदर क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर केसेस में चूँकि लिक्विड सैंपल के साथ ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादातर एसोसिएटेड होती हैं और सॉलिड के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इन प्रॉब्लम्स को इंटरेक्ट करते हैं जब हम लिक्विड सैंपल लेके आते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि बॉटल मटेरियल जो है वो लीच इन कर जाता है इनटू योर सैंपल, तो उस सूरत में भी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है एनालाइट की वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। सो हम स्टोरेज फिर कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रोसीजर एनालाइट के ऊपर डिपेंड करते हुए अडॉप्ट किए जाते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इन वाटर एनालिसिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनालाइट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मटेरियल। हमने ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड डिटरमिन करने हैं उसके लिए जो वाटर मटेरियल वो डिफरेंट होगा ताकि जो कंटेमिनेशन है या एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल उसके ऊपर ना हो सके। सिमिलरली अगर हमने इनऑर्गेनिक एनालाइट्स जो है वो सैंपल के अंदर डिटरमिन कर लें उसके लिए वाटर मटेरियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये आगे हम एक टेबल डिस्कस करेंगे, उससे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है व्हेन एनालाइजिंग फॉर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन अ वाटर। फॉर एग्जांपल आप बीओडी करते हैं या सीओडी करते हैं, तो सैंपल जो है इट इज़ नेसेसरी टू फिक्स द ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग। जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो आपने मुख्तलिफ रीजन यूज़ करके ऑक्सीजन को क्या करना है, फिक्स करना है, यानी कि आपने उन प्रोसेसेस को जो कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको आपने इनहिबिट करना है ताकि वो प्रोसेसेस क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं और आप उसको एनालाइज कर सकें। रीज़न क्या है, इट्स कंसंट्रेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द सैंपल। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं आफ्टर यू हैव कलेक्टेड द सैंपल, इनको आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है या इवन के सस्पेंड करना है, स्टॉप करना है। तो उस सूरत में आप मुख्तलिफ रीजेंट्स डाल देते हैं उस सैंपल के अंदर ताकि आप ऑक्सीजन को क्या कर सकें, फिक्स कर सकें। थर्ड एग्जांपल है फॉर एग्जांपल अगर आपने मेटल आयन के लिए सैंपल कलेक्ट किया है तो आप उस सैंपल को क्या कर देते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं। एसिडिफिकेशन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द एड्जॉर्प्शन ऑन द वॉल ऑफ बॉटल प्रायर टू द स्टोरेज। तो जब जो बॉटल आपने इस्तेमाल की है, जो मेटल आयन है वो उसकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, एड्जॉर्ब हो सकते हैं। उस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को आपने प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो सैंपल है आपका उसको क्या कर देते हैं, एसिडिफाई कर देते हैं। एक और चीज़ हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेशन। सो द सैंपल्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर at 4 डिग्री सेल्सियस until analysis can be performed।
तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन ये ज़्यादातर एनालाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम रेफ्रिजरेट करते हैं। इसलिए अक्सर जब हम सैम्पलिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक कूलर या किट होती है जिसके अंदर आपने आइस पैक्स रखे होते हैं। तो वो सैंपल जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको फ़ौरन उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और जब हम लेबॉर्ट्री ले आते हैं तो फिर उसको क्या कर लेते हैं, आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच सैंपल कैन बी स्टोर्ड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट। तो नेचर ऑफ एनालाइट जो है वो आपको बताएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितनी देर के लिए उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। बॉटल मटीरियल, मैनी सैम्पल बॉटल मटीरियल्स आर अवेलेबल। अब बॉटल मटीरियल भी मुख्तलिफ एनालाइट्स के लिए मुख्तलिफ फेवरेबल होते हैं और मुख्तलिफ तरह के बॉटल मटीरियल्स आपको अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरोसिलिकेट ग्लास है या पायरेक्स ग्लास बॉटल्स हैं, ये आप यूज़ करते हैं। इसी तरह प्रोपाइलिन या प्रोपाइलिन प्लास्टिक जो है वो उसकी बॉटल्स हो सकती हैं, या पॉलीथिलीन जो प्लास्टिक है उसकी बॉटल्स हो सकती हैं। सिमिलरली एक टेफ्लॉन है मटेरियल, उसकी बॉटल्स भी इस्तेमाल होती हैं। अब अगर इन सब बॉटल्स को आपस में हम कंपेयर करें तो इसके अंदर सबसे जो आप कह लें सबसे जो ऐसी बॉटल जिसके अंदर सैंपल की इंट्रैक्शन आपकी बॉटल मटेरियल के साथ मिनिमम होती है वो टेफ्लॉन है। इट इज़ द मोस्ट अनरिएक्टिव मटेरियल। टेफ्लॉन आपको पता है कि उसकी रिएक्टिविटी ना होने के बराबर आप कह लें। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी गई है PTFE बॉटल की, जो कि टेफ्लॉन की एग्जांपल है, दैट इज़ पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन। टेफ्लॉन के अंदर आपको पता है कार्बन और फ्लोरीन दोनों होते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन लेंगे तो उसको PTFE बॉटल का नाम देंगे। इट इज़ द मोस्ट अनरिएक्टिव मटीरियल, और जाहिर बात है अगर मोस्ट अनरिएक्टिव है तो आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। So its use precluded or avoided in surveys requiring large number of samples। तो ऐसे इन्वायरमेंटल सर्वे जिनके अंदर आपको बहुत सारे सैंपल 100 200 25 30 सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, तो फिर हम जाहिर बात है इतने एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस सूरत में जो टेफ्लॉन की बॉटल्स हैं उनको हम प्रीक्लूड कर देते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं। उसकी बजाय हम जो पॉलीथिलीन पॉलीप्रोपाइलिन या फिर ग्लास बॉटल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो वाटर मटेरियल के लिए जनरल रिकमेंडेशन है कि पायरेक्स ग्लास बॉटल जो हैं वो ऑर्गेनिकल एनालिसिस के लिए आप यूज़ करें, और जो प्लास्टिक बॉटल हैं चाहे पॉलीइथिलीन हो या प्रोपाइलिन हो वो आप इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए, यानी कि वो ऐसे कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं उनके एनालिसिस के लिए आप प्लास्टिक बॉटल में सैम्पलिंग कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके एनालिसिस के लिए आप पायरेक्स ग्लास यूज़ करें। Similarly, soda glass bottles are unsuitable since they may leach sodium, calcium or silicate। तो अगर आपने मेटल के एनालिसिस करने हैं तो वहाँ पे आप सोडा ग्लास बॉटल जो है वो यूज़ नहीं करते, वो सूटेबल नहीं होती। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो आपने जहन में रखनी है। सो जनरली जो प्रोसेस के हवाले से अगर हम देखें तो जनरल रिकमेंडेशन ये हैं कि ऑल बॉटल शुड बी क्लीन्स बिफोर सैम्पलिंग। आप कोई भी बॉटल लेके जाते हैं तो उसको पहले आपने उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। तो क्लीन करने का प्रोसीजर क्या है, दी बॉटल शुड बी थॉरोली रिंस्ड विद लेबॉर्ट्री वाटर। अब यहाँ पे लेबॉर्ट्री वाटर क्या है, वो वाटर जिसके अंदर आपने अपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ टाइट्रेशन या अदर मेथड ऑफ एनालिसिस। तो नॉर्मली डीआयोनाइज्ड वाटर या डिस्टिल वाटर को हम लेबॉर्ट्री वाटर का नाम देते हैं। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इससे बॉटल को रिंस करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ क्लीनिंग एजेंट। तो बॉटल के अंदर अगर आपने उसको धोने के लिए क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया होगा, उसके ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, उस बॉटल को लेबॉर्ट्री वाटर के साथ फिल कर लेते हैं जब वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो वो जब आपने उसको लेके जाना है सैम्पलिंग के लिए, आप पानी गिरा देंगे तो आपके पास क्या होगा कि अगर कोई चीज़ उस बॉटल के अंदर बॉल्स के अंदर है भी तो वो ऑलरेडी क्या होगी, उस वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर निकल जाएगी। अच्छा, अब हम बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते इस डिस्कशन को। आपने एनालाइट के को जब भी आप फील्ड के अंदर एनालिसिस करने जाएंगे तो वो सैंपल जो आपने कलेक्ट करना है तो उसके अंदर वो एनालाइट जो आपने डिटरमिन करना है, आपने लिटरेचर के अंदर उसके हवाले से जो रिकमेंडेशंस हैं वो पढ़ लेनी है। तो
यहाँ पे जो है ना कुछ वाटर सैंपल जो हैं उनके लिए मुख्तलिफ रिकमेंडेशन दी गई हैं एनालाइट के ऊपर बेस करते हुए। सो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस फॉर सम एनालाइट इन वाटर सैंपल्स, ऑल सैंपल शुड बी स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखें कि ये मुख्तलिफ सैंपल्स आपको एनालाइट की मुख्तलिफ एग्जांपल्स नज़र आएंगी। अगले कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे बॉटल मटेरियल नज़र आएगा। उसके आगे अगर आपने कोई प्रिजर्वेटिव या कोई रीजेंट उसके अंदर डालना है या नहीं डालना वो नज़र आएगा। और फिर एंड में उसका मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम रिप्रेजेंट करता है कि आप मैक्सिमम कितनी देर के लिए उसको 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं बिफोर एनालिसिस। अब ये मैक्सिमम है। नॉर्मल आपकी जो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आपने एक्यूरेट रिज़ल्ट लेने हैं और ऐसे रिज़ल्ट लेने हैं जो कि एक्चुअल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें, वो ASAP है, यानी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उनको क्या करें, एनालाइज करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सैंपल्स मौजूद हैं, मैन पावर उतनी नहीं है, तो उस सूरत में जो मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है वो इस टेबल के अंदर क्या है, मेंशन है। अब यहाँ पे P जहाँ पे यूज़ किया है बॉटल मटेरियल के लिए, उसका मतलब पॉलीएथिलीन है, और G यहाँ पे यूज़ किया है, उसका मतलब पायरेक्स ग्लास बॉटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2-3 इसमें से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कलिनिटी आपने वाटर सैंपल के अंदर डिटरमिन करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ प्लास्टिक बॉटल यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेटिव उसमें कोई नहीं डालेंगे, और मैक्सिमम स्टोरेज टाइम उसका क्या है, 2 वीक है। सिमिलरली अगर आपने अमोनिया डिटरमिन करनी है, अमोनिया गैस की बात हो रही है जो कि डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, तो आप उसके लिए भी प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, सैम्पलिंग करते वक्त इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डालना है ताकि pH जो है वो <2 हो। दूसरे लफ्ज़ों में हमने अमोनिया को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, और फिर उसको बाद में आप मेथड इस्तेमाल करते हुए टाइट्रेशन का या वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो भी आप इस्तेमाल कर लें या इंस्ट्रूमेंटल मेथड इस्तेमाल कर लें, उससे आपने उसको क्या कर लेना है, डिटरमिन कर लेना है। जो मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है वो क्या है, 4 वीक्स है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की ले लेता हूँ। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के लिए आप प्लास्टिक बॉटल की बजाय क्या यूज़ करेंगे, पायरेक्स ग्लास बॉटल यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आपने ऑक्सीजन को फिक्स करना होता है। फिक्स करने के लिए हम क्या डाल देंगे, मैंगनीज सल्फेट डाल देंगे, और यहाँ पे स्टोरेज टाइम कोई नहीं है। आपने आते ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेना है, उसका एनालिसिस करना है जैसे ही आप लेबॉर्ट्री के अंदर पहुँचेंगे, यानी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल करना है ताकि रिज़ल्ट्स आपके क्या हैं, बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ। सिमिलरली और इसमें इसी तरह बाकी एग्जांपल्स हैं जो कि आप मुख्तलिफ रीजेंट्स उसमें यूज़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िनोल है, ग्लास बॉटल यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल देंगे ताकि pH 12 हो जाए। इसको फिर 1 वीक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, जब आपने फिनोल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और 6 वीक्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ जनरल रिकमेंडेशंस थी। ये टेबल आपके काम आ सकता है फ्यूचर के अंदर, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा भी जब आप प्रैक्टिकली इन एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आप लिटरेचर पढ़ के जाएंगे, और उसके मुताबिक जो एनालाइट आपने डिटरमिन करने हैं उनके मुताबिक आप बॉटल मटेरियल, प्रिजर्वेटिव और स्टोरेज का जो मेथड है वो लिटरेचर के अंदर मौजूद है, उसको देख के फिर आप सैम्पलिंग करने के लिए लेबॉर्ट्री से निकलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।